नमस्कार, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। मित्रों, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है। सोचा दो शब्द आपसे चर्चा कर लूं। साथियों, आपने जब कक्षा में अध्ययन किया होगा, चाहे कॉलेज लाइफ हो या स्कूल लाइफ हो, सोचिए कितना सुकून मिलता था जब अपनी क्लास छोड़ करके दूसरे की क्लास में बैठने का मज़ा लेते थे। बैठने में जो सुकून मिलता था वो अपनी क्लास में बैठने से कभी नहीं मिलता था। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो प्राइमरी सेक्शन में मैं कभी भी अपनी क्लास में बैठता ही नहीं था। हमारे जो भी अग्रज अपने भाई बहन थे, खासकर मेरी बड़ी बहन, उसी की कक्षा में बैठ करके मैं पढ़ा करता था। अपनी क्लास में जाने का कभी इच्छा ही नहीं होती थी। आगे का जब कॉलेज का दौर शुरू हुआ, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार आपको लगता होगा कोई पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं और बीच में आपका मूड उब गया है। कोर्स तो 2 साल 3 साल तक का है, एक ही साल में मन भर गया, छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं और नहीं जा पाते थे। बीच में छोड़ दिए तो ये 1 साल भी गया और घर वाले ऊपर से जो धमकेंगे वो और। लेकिन ये नई शिक्षा नीति ने इन तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आप एक साथ किसी भी स्ट्रीम के कई विषयों को पढ़ सकते हैं। जब चाहें शिक्षा में एंट्री लें और जब चाहें एग्जिट हो जाएं, जब चाहें प्रवेश लें, जब चाहें निकल जाएं। आपने जितना किया वो सब आपके खाते में जमा होगा और उस जमा राशि का अगले किसी कोर्स में फिर से भुगतान भी हो सकता है। कुल मिलाकर के कहने का यह मतलब है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है बड़ी खुशनसीब है जिसकी शिक्षा अब आरंभ होगी। यूँ तो अभी इस बिल का संसद में रखा जाना, परिचर्चा होना और लागू होना बाकी है, लेकिन मसौदा तो है, सरकार ने सोचा तो है। बड़ा ही दुख होता था जब सड़कों पे मैं निकलता था सुबह सुबह, छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर बड़े वजनदार बस्ते लदे होते थे। किताबों का तो पता नहीं कि क्या क्या होता था, जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उनके माता पिता झोले बस्ते को लेकर इतने मासूम से बच्चे को स्कूल छोड़ने, कॉन्वेंट स्कूल और तमाम जो आजकल के चर्च वाले स्कूल चल रहे हैं उनमें भेजा जाता था। खैर, इस अंग्रेजियत के हावी होने से कितने बच्चे बचपन में ही अपने आत्मविश्वास खो बैठते थे। और इस अंग्रेजियत का खात्मा करने वाला बिल है यह नई शिक्षा नीति का। आइए हम क्रमशः 2-3 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। आज एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। साथियों, देश जब आज़ाद हुआ उससे पूर्व की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग समयों के अनुसार अलग अलग शासकों के हाथ में रही थी। जाहिर सी बात है, आज तक भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो अंग्रेजों की देन है, और यह कहना कहीं भी जो है अनुचित नहीं होगा कि मैकाले ने जिसकी कल्पना की थी वो नीति आज भारत के संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर अब तक हावी रही। बड़े दीर्घ काल से इस बिल की प्रतीक्षा थी। पेशे से मैं स्वयं एक शिक्षक प्रशिक्षक हूँ, टीचर ट्रेनर हूँ, और देखता था तो कई बार लगता था कि औपचारिकताएं अलग रह जा रही हैं, व्यवहार के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या करना जिसका मानवीय जीवन में उपयोग ही नहीं हो रहा है। तब लगता था कि कभी न कभी इस रात की सुबह जरूर होगी, और अब हो गई है। देश के आज़ाद होने के बाद पहली शिक्षा में सुधार करने के लिए जो एक आयोग बना था उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1948 में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और इसका कार्य था विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। इसने अपने तमाम परामर्श दिए, बाद की सरकारों ने उसको लागू किया, कुछ यथोचित और कुछ परिवर्तित करके। उसके बाद कुछ ही समय बाद 1952 में एक और आयोग का गठन हुआ जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी इसके अध्यक्ष थे। इनके नाम से इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के सुधार और इसको फिर से एकीकृत करने, पाठ्यक्रम तैयार करने संबंधित तमाम सुझाव दिए थे
उन सुझावों पर सरकार ने परामर्शों पर ध्यान दिया। उसके बाद भारत में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संपूर्ण व्यवस्था पर अपना परामर्श दिया, और इसका जो प्रभाव रहा वो बाद के शिक्षा नीतियों पर पड़ते रहा। भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो तत्काल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे, और इन्हीं के नाम से इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में इसका गठन हुआ और 66 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, रिपोर्ट दे दिया था। उसके बाद से सरकार की कार्यवाही शुरू हुई। तब सरकार ने शिक्षण नीति बनाने का प्रयास किया। 1968 में पहली शिक्षा नीति बनकर के तैयार हुई। 64 में गठन हुआ भारतीय शिक्षा आयोग का, 66 में रिपोर्ट दिया, और 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति बनकर के तैयार हुई। आयोग और नीति में आप फर्क समझेंगे। आयोगों का गठन दो तरह के आयोग होते हैं। एक तो तात्कालिक आयोग होते हैं जो किसी समस्या के अध्ययन के लिए गठित किए जाते हैं, समस्या का संपूर्ण अध्ययन करके अपना परामर्श दे करके विघटित हो जाते हैं। कुछ आयोग स्थायी होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इनका कार्य होता है जो इनको सौंपा गया कार्य है उसको दीर्घकाल तक चलाते रहना, देखरेख करते रहना। अनंत कुछ समय अंतराल के बाद इनका भी विघटन हो सकता है। इदमित्थन्तया, यह निश्चित नहीं है कि अनवरत बने ही रहेंगे। ये आयोग थे, परामर्श देना, कार्य करना। वहीं पर नीतियाँ क्या होती हैं? नीतियाँ वे होती हैं जिनके आधार पर ये आयोग कार्य करते हैं, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा संबंधी नीति के संदर्भ में हम परिचर्चा कर रहे हैं, तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है। वो चाहे राज्य सरकार के देखरेख में चले या फिर केंद्र सरकार के। इस परिप्रेक्ष्य में एक और बात ध्यान देने योग्य, बड़ी दिलचस्प है, कि शिक्षा पहले राज्य सरकार के राज्य अनुसूची में हुआ करती थी। राज्य सूची में संविधान की 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जब शिक्षा राज्य का विषय हुआ करती थी तब सभी राज्य स्वतंत्र थे इस पर नीति नियम बनाने के लिए, कार्य करने के लिए। बाद में इसको समवर्ती सूची में ले आया गया, और तब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को नीति नियम बनाने का हक मिल गया। अब केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के शिक्षा व्यवस्था के लिए नीति बनाते हुए 1968 में पहली नीति बनाई थी। तब 8+4+4 की पद्धति को अपनाया गया था। कुछ जगहों पर 10+2+3 भी थी। 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, एक अकादमिक और दूसरा व्यावसायिक। यह भेद भी हमेशा चलते रहा अनवरत काल तक। उसके बाद 1979 में दूसरी शिक्षा नीति बनी। इसमें भी ये दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मिलती है। मुख्यतः इसने 8+4+4 को स्वीकार किया था। आगे चल करके अब तक जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी ये 1986 में बनी नई शिक्षा नीति के तहत चल रही थी। तत्कालीन सरकार ने 1986 में तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की, यानी 1968 में पहली शिक्षा नीति, 1979 में दूसरी शिक्षा नीति, 1968 में तीसरी शिक्षा नीति। और अब तक 2020 तक हम पहुंच गए हैं। अब तक हम इसी शिक्षा नीति के तहत सारी शिक्षा व्यवस्था भारत की संचालित हो रही। नतीजा इसका यह निकल रहा है कि भारत में जो नामांकन का प्रतिशत है वो माध्यमिक विद्यालयों के बाद उच्च शिक्षा में आज भी 11 से 17% पर सिमटा हुआ है। भारत में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ करके निकल रहे हैं या अकादमिक योग्यता को लेकर के निकल रहे हैं, ये 1/4 से ज़्यादा कारगर नहीं हो रहे हैं। कारण यह है, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में इतनी खामी रही। एक बार जो प्रवेश ले लिया उसको कोर्स पूरा करेगा तभी उसको डिग्री मिलेगी। अगर कोई विषय जो है 2-3 विषयों में उसका अवधान है, अभिरुचि है, उसमें से एक ही विषय को ले पा रहा है, उसका दंश झेलते झेलते बहुत देर तक खींचते खींचते एक तरह से उसी के विलाप में छात्र बहुत समय निकाल देता था। और जो अरुचिकर विषय है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, कार्य नहीं कर पाता, कुशलता नहीं आती थी। नतीजा क्या निकलता था? उच्च शिक्षा में नामांकन की भी कमी, अपव्यय अवरोधन की समस्या थी, और जो पहुंच जाते थे वह भी कारगर नहीं होते थे। इसके अलावा बच्चों के ऊपर थोपी जाने वाली अंग्रेजियत के जो भी हुक्मरान थे, अंग्रेजी शिक्षा को थोप देते थे। एकदम अमनोवैज्ञानिक तथ्य है यह। सोचिए,
हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारी सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं है जो अंग्रेजी बोले। समाज में निकलने के बाद कितने प्रतिशत हम अंग्रेजी बोलते हैं? एक बच्चा जो घर में रह रहा है, अपने माता पिता, भारत संयुक्त परिवारों का देश रहा है। पाश्चात्य संस्कृतियों का आगमन अब हुआ है, ये बीएचके सभ्यता अब शुरू हुई है। पहले जब संयुक्त परिवार था, हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, भाई भतीजे जितने थे, सब जिस भाषा को बोल रहे हैं, जिस संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजियत का कहीं 1% भी योगदान नहीं है। और एक बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, वहाँ अंग्रेजियत के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी दुर्व्यवस्था वाले, ऐसी दुविधा वाले समाज में पल रहे हैं आजकल के बच्चे, पल रहे थे। बड़े खुशनसीब हैं जो अब इस दुविधा वाले समाज से निकल करके और स्वतंत्र आकाश में विचरण करेंगे। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके तहत बच्चों के ऊपर अंग्रेजी थोपी नहीं जाएगी। 5 वर्ष तक की शिक्षा उनको उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अभी हालांकि परिचर्चा होना, संसद में पेश किया जाना और इसका लागू होना बाकी है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है तत्कालीन सरकार ने ही 1985 में शिक्षा मंत्रालय का विघटन करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कर दिया था। यह भी उचित नहीं था। शिक्षा में व्यय भी कम होता था, बजट भी शिक्षा का कम हुआ करता था। एक स्ट्रीम में आ गया व्यक्ति दूसरे स्ट्रीम से पूर्णतः परिचित रहता था। ये कहीं उसी प्रकार से होता था जैसे हमने अपने विषय तो पढ़ लिया, लेकिन हमारे जीवन के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। आर्ट्स पढ़ लिया तो साइंस के तत्वों को नहीं जाएंगे, जबकि घर में सारी मशीनरी, सारी व्यवसाय, सारे क्रियाकलाप साइंस आधारित है। साइंस पढ़ लिया तो सामाजिकता को नहीं जानता है, बात व्यवहार आचरण कुछ नहीं पता है। कॉमर्स पढ़ लिया तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। इस एक एक स्ट्रीम के वजह से कहीं ना कहीं विभक्त हो गई थी हमारी मस्तिष्क, विभक्त हो गया था मस्तिष्क, हमारी व्यावहारिकता, हमारा क्रियाकलाप। इन सब को जोड़ने के लिए और एक मंच पर लाने के लिए बड़ी ही बेहतर प्रयास किया है सरकार ने, जो यह मसौदा तैयार किया हुआ है नई शिक्षा नीति का। आज हम परिचयात्मक रूप में बस इतना ही। अब क्रमशः इसमें इस नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में क्या कैसे प्रावधान है, किन नियमों को लागू करना है, भाषाई क्या प्रावधान है, इसमें क्रमशः एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक श्रृंखला इसकी रखेंगे हम, जितना 2, 4, 10 व्याख्यानों में होता है। आज बस इतना ही। आप इसी के साथ अनुमति दीजिए। धन्यवाद।